सभी को नमस्कार। हुंकार में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई की तस्वीरें जो देखी है उसने मन को व्यथित किया, और किसी का भी मन व्यथित हो सकता है। जिसने पीटा, जिसने उनकी दाढ़ी काटी, वो सब के सब जेल में होने चाहिए। कानून को उन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन चूंकि मुख्य आरोपी अलग धर्म का है और पीड़ित अलग धर्म का है, तो क्या विवाद को मजहबी एंगल दे देना चाहिए? आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गाजियाबाद की घटना में यही हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें उनके धर्म की वजह से पीटा गया, लेकिन पुलिस और वारदात में शामिल आरोपियों का कहना है कि यह मजहब का विवाद था ही नहीं, बल्कि ताबीज को लेकर झगड़ा था। ताबीज वही जड़ में है। अभी तक मारपीट के जिन 11 आरोपियों की पहचान की गई है, उनमें से ज्यादातर उसी धर्म के हैं जिस धर्म के पीड़ित हैं। भला अपने ही धर्म के लोग धार्मिक आधार पर नफरत कैसे फैला सकते हैं, बताइए? लेकिन इस तथ्य को जाने बगैर पूरे देश में यह बात फैला दी गई कि धर्म के आधार पर बुजुर्ग को पीटा गया, धर्म के आधार पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया, वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया गया। गाजियाबाद पुलिस जब तक तथ्य सामने लाती तब तक नुकसान हो चुका था। सबने फैला दिया, टूल किट पहुंचा और लग गए सब काम पर। लेकिन अब भी कुछ लोग इसे मजहबी विवाद बताने पर तुले हुए हैं, अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पीड़ित खुद सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहां हैं। कोई कह रहा है दिल्ली में है, कोई कह रहा है अपने किसी परिवार के पास है। उनके परिवार के लोग अभी भी इसे मजहब के आधार पर झगड़ा बता रहे हैं। आज हुंकार में यही जानेंगे कि गाजियाबाद में नफरत के बीज की बात है या जड़ में ताबीज की बात है। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए और हर किरदार को समझिए। श्री राम कहवाए और वंदे मातरम। एक तावीज़ को लेकर के जो एक पक्ष है उसके दिमाग में इनके प्रति नाराजगी का भाव था। अब्दुल समद सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तनाव पैदा करवाना यह समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी, उनका चरित्र रहा है। पिछले 3 दिनों से जिस घटना को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है, उसका पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट करने वाले 11 आरोपियों में से 6 अभी तक फरार हैं। लेकिन मारपीट के मकसद को लेकर अभी भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। गिरफ्तार आरोपी कह रहे हैं कि ताबीज को लेकर झगड़े में अब्दुल समद की पिटाई की गई, जबकि समद के परिवार ताबीज की थ्योरी से इनकार कर रहे हैं। उन्हें जानता था मैं 25-30 साल से। 25-30 साल से जानते हैं। अच्छा, आपने बाकी से मिलवाया था, चाहे वो प्रवेश हो चाहे ये सब हो? हाँ, मैंने मिलवाया था। अच्छा, प्रवेश के घर पे उस दिन क्या हुआ था? पूरी कहानी बताओ। 5 तारीख को क्या हुआ था? पूरी कहानी क्या हुआ? 5 तारीख को मैं मौजूद नहीं था। 5 तारीख को आप थे? आपने फोन किया था? मैंने फोन किसको फोन किया था? आपने किसको फोन किया था? मैंने अपने साले को फोन किया। आप और मौत जिंदगी के बीच से लड़ रहे हैं। आपके गर्दन पर रिवॉल्वर या पिस्तौल रख दी जावे तो आप क्या कहेंगे? गलत को भी सही कह देंगे, है ना? गाजियाबाद की घटना का एक और अहम किरदार उम्मेद पहलवान उर्फ इदरीस अभी तक फरार है। वही इदरीस जो समाजवादी पार्टी का नेता है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जिनकी तस्वीर चर्चा में है। अब उम्मेद पहलवान के बहाने बीजेपी समाजवादी पर निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी जिसे कहते हैं, सपा उसको कहने की जगह सांप्रदायिक पार्टी कह सकते हैं, वह समाजवादी पार्टी ही है और उसके अगुआ श्री अखिलेश यादव जी हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग के वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर पर केस दर्ज करने के बाद अब ट्विटर को नोटिस भेजने का फैसला किया है। नोटिस के जरिए ट्विटर को पुलिस की छानबीन में शामिल होने के लिए कहा जाएगा।
और अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ हुंकार में बहस करने के लिए। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इनके ऊपर भी एफआईआर है। वो जो 9 लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर इस वीडियो को जिसे गलत बताया जा रहा है या उन्माद फैलाने के मकसद से वीडियो ट्वीट किया ऐसा कहा जा रहा है, उनमें से एक सलमान निजामी पर भी एफआईआर इस आरोप में की गई है। अवनीजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश जी आपका भी स्वागत। सलमान निजामी आपका भी खैर मकदम। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपके यहाँ पर तो ऐसा कोई ट्वीट मुझे दिख नहीं रहा है, आपके ऊपर FIR क्यों की है? देखिए रूबिका जी, काफी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई। पहले आपकी अम्मी के बारे में सुना, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता करे। सबसे पहले जो ट्वीट मैंने किया था वो काफी मीडिया चैनल्स पे खबर आई, जय श्री राम को कोट किया गया और जो विक्टिम है अब्दुल समद उनको कोट काफी रिप्यूटेड चैनल्स ने किया और उसमें न्यूज़पेपर्स थे। हमने ट्वीट किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक इंडिविजुअल इशू है तो मैंने वो रिमूव कर दिया। और हैरानगी की बात यह है कि जो आज मीडिया में चल रहा है, सबसे पहले जो विक्टिम है अभी भी उसका लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि मुझ पे हमला किया गया, मेरी दाढ़ी काटी गई। कोई कह रहा है कि तावीज का मामला है, लेकिन विक्टिम कह रहा है कि मैं तावीज नहीं देता हूँ। किसी ने इनकार नहीं किया, पिटाई से किसी ने इनकार नहीं किया, दाढ़ी काटने से किसी ने इनकार नहीं किया। मेरा लॉ एंड ऑर्डर पे है कि आप किसी भी शख्स को पकड़ के चाहे उसने तावीज दिया हो या नहीं दिया हो। सलमान भाई लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं था, आपने गड़बड़ी की। आपने तो आप ये कह रहे हैं कि मामला पर्सनल था। सलमान भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। सलमान भाई मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं मामला पर्सनल था, पर्सनल विवाद का था। जय श्री राम और वंदे मातरम का इसका कोई वास्ता नहीं था इससे? नहीं, अभी भी विक्टिम कह रहा है ना। देखिए, पुलिस जो है वो जज नहीं है, ये कोर्ट में कह जाएगा। यूपी पुलिस ने तो हथरस में भी कहा था कि तो फिर आपने अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया? उसमें जो नहीं, मैंने उसमें जो कोटेड था उसको हमने हटा दिया। क्यों हटाया? वो मैंने पहले ही हटा दिया, क्योंकि अभी जब कोर्ट में प्रूव होगा, एक कंट्रोवर्सी सामने आई, लेकिन मैंने वो ट्वीट वही रखा है जो मैंने पहले कंडेमनेशन का किया, वो देखा नहीं आपने। लेकिन वीडियो क्यों डिलीट किया? जब आपको यकीन है, जब आपको लग रहा है गड़बड़ी हुई है, जब आपको लग रहा है कि जय श्री राम बुलवाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जब ये आपको लग रहा है कि वंदे मातरम इस बुजुर्ग से बुलवाया गया है, तो सलमान भाई देन स्टैंड ऑन योर पॉइंट ना। फिर आप पीछे क्यों हटे? आपने डिलीट क्यों किया? पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को भी कंडेम करता हूं, सवाल उठाऊंगा मैं भी हूँ आपके साथ। अरे उसमें तो मैं भी आपके साथ प्लकार्ड लेकर खड़ी हो सकती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को नहीं निभाया। लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ आपने इसको मजहबी एंगल देने की क्यों कोशिश की, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं कह रही हूँ इन सारे दोषियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। बहुत गलत किया इन्होंने जो किया। मीडिया ने रिपोर्ट किया, देखिए मीडिया ने रिपोर्ट किया, आप सबने कंडेम किया, लेकिन मुसलमानों को एफआईआर क्यों हुआ? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुझे ये बताइए, इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, बिल्कुल है। कैसे है? एफआईआर में भाई एफआईआर में तो सद्दाम उर्फ बोना भी है, आदिल भी है, इंतजार भी है, अनस भी है, आवेश भी है, शावेज भी है, आरिफ भी है। तो ये तो मुसलमान को मार के धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं अपने एफआईआर की बात कर रहा हूँ। आप कार्रवाई हम पे कर रहे हैं, सबने कंडेम किया। उसमें क्यों भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है? कोई मीडिया चैनल क्यों नहीं है उसका नाम? किसी अखबार वाले का नाम क्यों नहीं है जिसने अभी भी वो हटाई नहीं है खबर जय श्री राम वाली? ये साजिश इस्लामोफोबिया बढ़ाने की है। इस्लामोफोबिया कहाँ से आ गया? मुझे ये बताइए ना, इसमें इस्लामोफोबिया कैसे आ गया? सलमान भाई खुदा के वास्ते बंद कीजिए इसको, ये दुकान चलाना बंद कीजिए। क्या इस्लामोफोबिया है? मुझे एक बात बताइए आप। नहीं, मैं नहीं समझ पा रही। सलमान भाई मुझे एक बात बताइए। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। इसमें इस्लामोफोबिया कैसे है? इसमें प्रवेश ना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर यहाँ पर ये मत बताने की कोशिश कीजिए कि आप सबसे बड़ा और सच्चा मुसलमान। नहीं, सलमान भाई रुकिए, मेरी बात सुनिए।
हम कंडेम नहीं करेंगे। अरे कंडेम कीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंडेम कीजिए, पर ये क्यों कह रहे हैं कि एक विवाद में अगर एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सलमान भाई मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। नारा बोलने के लिए मुझे मजबूर किया। नहीं, कोई मजबूर नहीं किया, झूठी बात झूठी बात। यूपी पुलिस जज है। इंतजार क्यों? अच्छा, इंतजार मुसलमान है वो क्यों जय श्री राम के नारे लगवाएगा? विक्टिम जब बोल रहा है कि नहीं क्या नहीं, वो क्यों करवाएगा? इंतजार क्यों करवाएगा? जय श्री राम के नारे क्यों? सद्दाम उर्फ बौना क्यों जय श्री राम के नारे लगवाएगा? आदिल क्यों जय श्री राम के नारे लगवाएगा? इंतजार, अनस, ये लोग क्यों जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? आदिल का परिवार कह रही है बेकसूर है, लेकिन परवेश गुजर का नाम तो था, मेन एक्यूज तो वही है। आपको परिवार की बातों पर यकीन है? हाँ, इंतजार की बातों पर, प्रवेश की मौसी पर आपको यकीन नहीं है? मतलब आप सिर्फ मुसलमानों पर यकीन करते हैं और हिंदुओं पर यकीन नहीं करते हैं। अब मैं आपको इस एंगल में लाता हूँ। हाँ, मुसलमान जो बोले वो सच और हिंदू जो बोले वो गलत। बोलने के लिए वो इंसान तो है ना, एक बुजुर्ग आदमी पे सुन्नत रसूलुल्लाह पे हमला होगा तो आप खामोश रहेंगे? करिए मुझ पे यार, मुझे तो सुनिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अगर हमला किया है तो हमला सिर्फ प्रवेश ने नहीं किया ना, हमला तो सद्दाम उर्फ बौना ने भी किया, आदिल ने भी किया, इंतजार ने भी किया, अनस ने भी किया, आवेश ने भी किया, शावेज ने भी किया। तो सब पे कार्रवाई करिए ना। तो सब पे कर रहे ना कार्रवाई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया है? आप अपना शब्द वापस लीजिए। सुन्नत रसूल अल्लाह पर अगर हमला हुआ है तो आपके मुसलमान भाइयों ने भी उस पर हमला किया है। आप इस्लामोफोबिया का आरोप वापस लीजिए। वारिस भाई, माय नेक्स्ट टर्न एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। वारिस भाई, इस्लामोफोबिया कहाँ है इसमें, मुझे ये समझा दीजिए। देखिए रुबिका जी, एक 3-4 चीजें इसमें, मुझे जरा शांति से आप बोलने दीजिए। एक वीडियो वायरल हुआ सबसे पहले जिसमें दिखाया गया कि एक जो बुजुर्ग शख्स है 72 साल के, जिनका नाम है अब्दुल समद सैफी साहब, उनको कुछ लोग मार रहे हैं। जब वो वीडियो आया सबने कंडेम किया, और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, जिस किसी ने भी, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, जिस किसी ने भी इस तरह की अगर हरकत की है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिसने एक बुजुर्ग को मारा और उनकी दाढ़ी को कैंची से काट दिया। अब उसके बाद और एक वीडियो आया उनका फेसबुक लाइव पे, वो किसी समाजवादी पार्टी के लीडर के साथ बैठे हुए थे, उसमें वो बोल रहे थे कि मुझे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, मुझे 2 बजे से 7 बजे तक मारा। अब उसको भी लोगों ने ट्विटर पे चलाया, ट्विटर ही नहीं काफी चैनल्स ने उसको हाईलाइट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा। अब उसके बाद जब पुलिस के पास एफआईआर का कॉपी आ रहा है तो उसमें लगाता है कि ये तो है ही नहीं। अब उनका बेटा आता है मीडिया के सामने, बेटा बोलता है कि ये घटना के दिन हमने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है पुलिस को, जिसमें हमने कहा कि हमारे साथ जेएसआर बोलने के लिए हमको मजबूर किया गया था, इनको मारा, और हमारा ताबीज बेचने का धंधा ही नहीं है, हमारा काम है कारपेंटर का, तो क्यों पुलिस उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही है? बेटे ने कल रात को टीवी के ऊपर भी आकर बोला, काफी चैनल्स के उसको बाइट है उसकी, तो क्यों उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही है? अब यहाँ कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ट्विटर की लड़ाई में ट्विटर को भी आरोपी बना दिया है लोग ने, जबकि सारा देश लड़ रहा है आज की तारीख में कोरोना से, बीजेपी वाले लड़ रहे ट्विटर से, ट्विटर को भी आरोपी बना दिया, 7 पत्रकार को बना दिया। तो मैं कहूंगा कि काफी चैनल्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनने सबने जो रिपोर्ट किया है, तो आप सबको क्या आरोपी बनाएंगे इस केस के अंदर? अब 4 वीडियो आपके सामने है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे, जो भी दोषी है, अगर वीडियो फेक है, फेक जिसने बनाया उसके खिलाफ इंक्वायरी करना चाहिए। मैंने इत्मीनान से आपकी बात सुनी वारिस भाई, मैंने इत्मीनान से आपकी बात सुनी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जिन 3 वीडियो की बात कर रहे हैं उनमें से ऐसे 4 वीडियो और भी हैं। उन 4 वीडियो में एक जगह ये जो चचा हैं ये बात कबूल कर रहे हैं कि वो चाह रहा था कि मेरा इसके ऊपर काबू हो जाए, इसलिए वो मेरे पास आया था। उनके बैग में से एक वीडियो आया है जिसमें बैग में जादू टोने की किताब रखी हुई है, कुछ ताबीज़ रखे हुए हैं, वो देखिए मैं साथ में वीडियो भी चला रही हूँ। एक वीडियो आया है जिसमें प्रवेश की मौसी ये कह रही है, सुनिए ना मेरी बात, प्रवेश की मौसी ये कह रही है कि ये 3 महीने से यहाँ पर आना जाना था इन बुजुर्ग चचा का, वो आते थे, इसकी वजह से प्रवेश की बीवी का गर्भपात हो गया कोई ताबीज़ पहनने से, और कोई ताबीज़ पहनने से उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया। इन लोगों का आपसी विवाद था। मैं कह रही हूँ ये जो भी झगड़ा है, अगर ये झगड़ा है और ये विवाद में बुजुर्ग की पिटाई हुई है तो जाए जेल के सलाखों के पीछे, पर इस्लामोफोबिया ये कैसे हो गया? मुझे आप ये समझा दीजिए, ये जितने भी लोगों ने इस्लामोफोबिया का डर फैलाया, कैसे इस्लामोफोबिया है? रुबिका जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे देश में जब से मोदी सरकार आई है, हर आए दिन इस तरह की तो घटना होती ही जा रही है।
मेवाट का आपने देखा, हरियाणा के अंदर आसिफ नाम के एक लड़के को लिंच कर दिया, उसको भी बोला गया था JSR बोल। और इतना ही नहीं, एक महापंचायत बैठी, कोरोना काल में 50,000 आदमियों को जमा किया गया, उसमें लीडर ने खड़ा होकर बोला। आप जनरलाइज मत कीजिए वारिस भाई, मैं इस पर्टिकुलर केस में इस्लामोफोबिया की बात आपसे पूछ रही हूँ। विजय शंकर तिवारी आ गए मोदी कर रही है देश में, वो जय श्री राम बोलने से कतरा रहे हैं। JSR उसका फुल फॉर्म है, थोड़ा मैं बोल देती हूँ बुलंदी से, JSR विजय शंकर तिवारी का फुल फॉर्म है जय श्री राम। विजय जी उनको हिचक है क्योंकि वो गणपति बप्पा शायद पहले बोल दिया था तो उनको माफी मांगनी पड़ गई थी, वो थोड़ा डर रहे हैं, इसीलिए फतवा जारी हो जाता है, उनको डर लगता है। भाई वारिस भाई को भी तो रहना ना कम्युनिटी में। रूबिका, ये वास्तव में जिस प्रकार से खबरें आती हैं जय श्री राम कह करके, अभी पठान साहब ने कहा भी, तो देश में बहुत सारे नाम इस प्रकार के आए हैं और 19 घटनाएं तो मेरे पास हैं जब जय श्री राम कह करके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और वो केवल उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो झारखंड से है, वो राजस्थान से है, वो आपके तेलंगाना से भी है, और ऐसे देश भर से 19 घटनाएं मैं गिना सकता हूं आपको। राजस्थान के सीकर का एक ऑटो चालक गफ्फार है और वो रात में उसकी लड़ाई होती है शराब पी करके आपस में, और जब उसको चोट लगती है और दूसरे दिन उसको पकड़ा जाता है तो कहता मुझे जय श्री राम कह करके जबरदस्ती मेरे साथ हुई और मुझे जय श्री राम कहलवाया गया। यानी वहां पुलिस बीजेपी की नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की पुलिस ने यह जस्टिफाई किया कि नहीं जय श्री राम का विषय नहीं था, यह आपस का मामला था। बुलंदशहर से ऑटो चालक चलता है और उसके बाद बेटा नोएडा के बीच में आते आते उसकी पिटाई होती है, वो वहां से लेकर चलता है सवारियों को, शराब पीते हैं, पिटाई होती है और सुबह कहता है जय श्री राम कहकर के होता है। जब खोज होती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको बिठा करके लाया था। कानपुर में एक ऑटो चालक के साथ कुछ लोगों की आप कुछ ऐसे केसेस बता रहे हैं जहां पर झूठा केस बनाने की कोशिश की कि मुझसे जय श्री राम उगलवाने की या जयकारा लगाने की बात कही, पर ऐसे सच में कुछ केसेस तो हुए हैं ना जहां पर जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए पिटाई हुई है, आप मानते हैं ना? कई जगह पर ऐसे केसेस हुए। रुकिए वारिस भाई, रुकिए एक सेकंड। देखिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ इसको एक डिफरेंट तरीके से बहस रूबिका के मारा उसको आगे रास्ते पे बीच देखो मैंने एक मिनट वारिस पठान सुन लो यार, सुन लो आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं यार पठान साहब। देखो हो सकता है कहीं ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये पैटर्न बना दिया गया है, देश भर में कि, और ये मुझे लगता है ये कहा गया मुस्लिम समाज से कि तुम्हारी जब भी तुमको चोट लग जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, पॉइंट विजय शंकर तिवारी पॉइंट, और इसीलिए अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है उम्मेद पहलवान ने जाकर वहां कुछ ऐसी खिचड़ी पकाने की कोशिश की। देखिए रूबिका जी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम आया है। जैसे ही चुनाव का मौसम आता है भारतीय जनता पार्टी नफरत का मानसून लेके आ जाती है। उसने नफरत का मानसून यहाँ पे बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भूल गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, मानसून में छाता लेके चलती है। अब वो विकास का छाता लिए हुए है। आपकी नफरत की मानसून से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बहुत आपने नफरत की राजनीति कर ली, क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए राजनीति, आपके पास काम नहीं है। 4.5 साल में आपके पास काम होता तो टंकी की चोट पे काम गिना रहे होते, जो आपके काल में हुआ। जिस तरह से आपने देखा कोरोना काल में कैसे लाशें तैर रही थी, कैसे प्रभु राम के बच्चों को जानवर नोच रहे थे, कैसे प्रभु राम के बच्चियां रोड पे बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर रहे थे, कैसे प्रभु राम के बच्चे यहाँ पे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार का परिवार महंगाई से, कैसे प्रभु राम के बच्चे कैसे अपने आप को बिना खाए गुजारा कर रहे हैं, जिसको हिंदी में फाके बोलते हैं। उसके बारे में चर्चा ये नहीं करना चाहते, ये मुद्दा बना के एक मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं। अरे भैया, किसी ने गलती की, समाज के अंदर में कोई कानून व्यवस्था या समाज के साथ खिलवाड़ करता है, किसी भी दल का हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी दल का हो, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, बजाय उसके किसी माहौल क्रिएट करना चाहिए। ये माहौल बनाना चाहते हैं, समाज के अंदर नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। उनको लगता है मिल गया। नफरत की राजनीति को आप कह रहे हैं बीजेपी जन्म दे रही है। दान के मामले में क्या हो रहा है, बस आप फॉर माय नॉलेज मुझे ये बता दीजिए, सद्दाम बीजेपी का है, आदिल बीजेपी का है, इंतजार बीजेपी का, अनस बीजेपी का, आवेश बीजेपी का, आरिफ बीजेपी का है, गुलशन बीजेपी का है, प्रवेश गुर्जर बीजेपी का, सद्दाम और बोना बीजेपी का है, कालू गुर्जर बीजेपी का है, या फिर
उम्मेद पहलवान कौन बीजेपी का है? एक चीज रूबिका जी बता दीजिए, समाज के अंदर में कोई भी व्यक्ति आप समाज शास्त्र मत समझाइए ना अभी मुझे बताइए उम्मेद पहलवान, ये बड़ा इत्तेफाक है। आपने अपनी शुरुआत की कि चुनाव है, वो अंसारी सजा मिलनी चाहिए राम मंदिर वाले केस में, उसका आपकी पार्टी से कनेक्शन है ना, सुल्तान अंसारी। ये उम्मेद पहलवान, उसका आपकी पार्टी से कनेक्शन, फिर मैं जोड़ूं क्या धागे? मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूं ना, तो सुल्तान अहमद के अकाउंट में पैसे किसने ट्रांसफर किए? किसने अपनी जमीन में दलाली खाई है? यहाँ पे बता दें, यहाँ बैठे भाई वो तो आपकी पार्टी का आदमी है ना, आप मुझे सफाई देंगे। 18.5 करोड़ रुपए कैसे चले गए? वही जमीन 8 ये जो उम्मेद पहलवान है में बिकता है। नहीं 1 घंटा आपके पार्टी के पूर्व कैंडिडेट ने, अगर आप कह रहे हैं कि दलाली की है, तो आपकी पार्टी के पूर्व कैंडिडेट ने दलाली की, आप ये कह रहे हैं? और ये उम्मेद पहलवान आपकी पार्टी का बड़ा फख्र के साथ सीना चौड़ा करके, वो 56 इंच वाला सीना चौड़ा करके अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये साहब अभी कहाँ फरार है? जब इसने कुछ गलत नहीं किया, जब ये बहुत शानदार काम कर रहा था, जब ये अपने मुसलमान भाइयों को बचा रहा था, तो ये उम्मेद पहलवान अब कहाँ बचता फिर रहा है? कहाँ गायब है ये? मैं बता दूं आपको, गाजियाबाद कांड में फरार समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान उर्फ इदरीस के खिलाफ बुलंदशहर के थाना अनूप शहर में भी एक केस दर्ज हो गया है। उम्मेद ने पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद के घर के बाहर भीड़ को संबोधित किया था। उम्मेद पर लॉकडाउन का पालन ना करने, मास्क ना लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर भी एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विक्रम जी, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है, वरना क्यों कैसे बुजुर्ग की पिटाई हो सकती है, क्यों इतना मारा कूटा जा सकता है? लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, पर ये जो सलमान निजामी कह रहे हैं इस्लामोफोबिया, 24 मिनट बाद आप आए थे, अनुराग जी मैंने पूरा मौका दिया है। आई डिड नॉट स्टॉप यू जब पहले आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे रहे थे, उसके बाद मेरा काउंटर क्वेश्चन जी 24 मिनट आए थे। विक्रम जी और अवनीजेश अवस्थी जी को तो अब तक मौका नहीं मिला है। अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं एक तरफ इंक्लाइन और दूसरी तरफ नहीं। अवनीजेश अवस्थी भी बैठे हुए हैं। आप रुक जाइए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अनुराग जी, रुक जाइए। आई कम टू, मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइए प्लीज, इत्मीनान सर, रुक जाइए। बात कर देता तो आप ये तो नहीं कि हमें बैठा के सिर्फ समाजवादी करना चाहती बोल। अच्छा तो आपको क्या, आपको निबंध पढ़ना है उम्मेद जी के लिए? पढ़ लीजिए 30 सेकंड में, पढ़िए 30 सेकंड में निबंध। नहीं, अपनी बात कहनी है ना, मुझे मौका ही कहाँ दिया आपने? मैं 24 मिनट बाद आप आए, 2 बार सबके पास गए थे और मेरे पे आरोप लगाए, मुझे नहीं आप अपनी बात कहने देंगी तो मतलब क्या होता? आरोप भी मेरे ऊपर लगा रहे हैं और आप मुझे बात भी नहीं बोलने देंगी। बोलिए ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे अब, आप रूठ गए। देखिए सवाल ये नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको, भारतीय जनता पार्टी को समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। वो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने इनको बोला कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ कानून व्यवस्था का मामला, आप सजा दीजिए ना, किसने आपको रोका है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार इस बात को दोहरा के कह रहा हूँ कि किसी के साथ फोटो होना, फोटो तो योगी जी के साथ बहुत बड़े क्रिमिनल्स की है, तो इसके मतलब योगी जी क्रिमिनल को पनाह देते हैं। विकास दुबे की फोटो बहुत लोगों के साथ है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ है, तो इसके मतलब विकास दुबे को बचा रहे थे ये लोग। कमाल की बात करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समाज क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में अत्याचार बढ़ा है और पुलिस के ऊपर तो हमेशा शक रहा है। आपके पत्रकार की हत्या हुई, दुर्घटना बता रहे थे, आपके ही पत्रकार की हत्या हुई थी जिसको दुर्घटना बताया गया था। रुपया जी आपको याद होगा, अच्छा अनुराग जी, जला दिया था, जिसके सवाल उठे थे, यही पुलिस है जिसके सामने जहरील शराब की। इसके बावजूद अनुराग तब कहाँ चला जाता है कानून, तब कहाँ जाती ये निबंध पढ़ लिया ना? अरे निबंध पढ़ लिया आपने? बात करते हैं, बताइए ना रूबिका। अरे निबंध पढ़ लिया भैया ना, आवाज समाजवादी ने उठाई थी कि हत्या हुई है। ये रूबिका जी आपके, ये चिंता की बात हो गई है उत्तर प्रदेश के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करना चाहती है। ये चाहती है कि समाज के अंदर में जाति धर्म का माहौल बना रहे, इनकी रोटी चलती रहे। बस अनुराग जी, असली मुद्दों बस अनुराग जी, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया, आपके ऊपर आरोप लगाया, आपने उस आरोप का जवाब दे दिया, मैंने पूरा मौका दिया। मैं चाहती थी कि दर्शक देख ले, ठीक है बस अब हो गया, मैंने सुन लिया और दर्शकों ने भी सुन लिया, ठीक है। रूबिका जी आपने अच्छा किया कि अनुराग भदौरिया को ये निबंध पढ़ने दिया।
अभी किसी ने टोटी चोर की बात नहीं की यहाँ पर। आज बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर कि यहाँ पर लोनी में जो घटना हुई उसको एक गलत रंग देने की कोशिश क्यों की गई, और उसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता ने लाइव फेसबुक लाइव किया। ये बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है। इसमें बीजेपी के कहीं भी नाम नहीं है, बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं है। अनुराग भदौरिया कफन कहाँ रखे हैं? नहीं कहीं बेच रहे हो क्या? बता दो। अरे टोटी चोर, कौन है कफन चोर? टोटी चोर कहाँ ले गए कफन? कफन चोरी करते हो, टोटी चोर हो, उसके ऊपर से कफन चोरी करते हो, टोटी चोर शर्म नहीं आती? पकड़े जाते हो इस तरह। ये क्या क्या किया तुमने 5 साल में वहां पर? कफन चोर, लाशों पे राजनीति मत करो। लाशों पे राजनीति करते हो, लोगों की लाशों पे राजनीति करते हो, लाशों को छुपाना चाहते हो। यहाँ हमारे प्रभु राम कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। 5 हैं, 5 MP वो भी परिवार के जीते हैं। 5 MP जीते परिवार के, सिर्फ एक परिवार के जीते 5 और कोई नहीं है। जनता ने आपको जवाब दिया है। अगर अभी भी आप इसी तरीके की हरकत करोगे तो जनता इस लायक भी नहीं छोड़ेगी। जनता एक बात बड़ी साफ सी है रुबिका जी, रुबिका या तो इनका फिगर डाउन करिए। ये रुबिका, मैंने आपको पूरा मौका दिया इसके, नहीं प्लीज, आप सबने देख लिया है। अनुराग जी नाउ यू हैव टू वेट। अनुराग जी मैंने कहा अब आपको रुकना होगा, रुकना होगा मतलब रुकना होगा। रुक जाइए अभी, रुक जाइए अभी, नहीं अब रुक जाइए, रुक जाइए। आपने जेश अवस्थी। रुबिका जी बात सब बड़ी साफ सी है। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, और वहां पर उस झगड़े के मूल में जिन अखबारों की ये बात आ रही है, जिन चैनलों की बात आ रही है कि उन्होंने दिखाया जय श्री राम, तो ऐसे चैनल भी तो हैं जिन्होंने ताबीज दिखाए हैं, वो भी तो चैनल है ना। एक की विश्वसनीयता पर आप कह रहे हैं कि हमें विश्वसनीय, देखो उन्होंने दिखाया था, और दूसरे चैनल जो वहां पे फोटो दिखा रहे हैं ताबीज की दिखा रहे हैं। पहला जो वीडियो आया उसमें ऑडियो नहीं था, बाद में ऑडियो डाला गया। ये सब भी तो है ना। ये आप आधे पर विश्वास करेंगे, आधे पर विश्वास नहीं करेंगे, और उसमें बीजेपी के नेता का तो कहीं नाम ही नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। ये समाजवादी पार्टी, ये निश्चित रूप से सत्ता से दूर जाने पर जिस तरीके से दुकानें बंद हुई हैं, जेबें खाली हो गई हैं, उसमें ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक ने कह दिया इस्लामोफोबिया, वो गणपति पापा मौर्य पर कह करके आपने बताया कि वो क्षमा कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि इसमें इन्होंने कहा प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, प्रकाश सिंह जी बैठे हैं यहां पर, सामने सबके सामने है कि उस व्यक्ति ने ताबीज, उसकी पत्नी का गर्भपात हुआ, पिता का एक्सीडेंट हुआ, वो मारने पहुंचा, और सारे तमाम एक ही समुदाय के लोग थे और उन्होंने मारा उसको, और समाजवादी पार्टी कूद पड़ी और बिना किसी वजह के कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता और वो सबूत गैंग देख ले, वो अवार्ड वापसी गैंग देख ले कि ये किस तरीके से विजय शंकर जी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए। और मैं अभी भी कहता हूं भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की इसमें इस तरीके से हत्या हुई है, उसमें सच का सच सामने आ जाएगा। बोले जाएंगे तो शो कैसे हो पाएगा? कोई और हो। और मेरे शो में ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैंने किसी की आवाज बंद की हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग रोज मेरे साथ डिबेट करते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप मेरी बात मान लेंगे। अगर मैं सलमान भाई से, वारिस भाई से, विजय जी से, अवनिजेश जी से रिक्वेस्ट करूं तो वो बात मान जाएंगे। अनुराग जी बात मान जाइए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि आवाज किसी की कम की जाए, मैं नहीं हूं इस पक्ष में, इसीलिए आप मेरी बात मान लीजिए। अब एक बार विक्रम जी के पास जाने दीजिए। माफी चाह रही हूँ विक्रम जी, इतना टाइम बीता और मैं आपके पास आ रही हूँ। 36 मिनट बीत चुके हैं और ये 36 का आंकड़ा ही कम नहीं हो रहा। बात तो माने, कितनी बात मान ले। हाँ बस अब रुक जाइए। विक्रम जी मैं एक बात सोच रही हूँ कि चलिए इसको इस्लामोफोबिया के एंगल से देखने की कोशिश करें कि ये जो प्रवेश गुर्जर है ये ना बड़ी नफरत करता था मुसलमानों से। हाँ ये बहुत अंदर नफरत पाले हुए था। तो जो नफरत पाले हुए हैं मुसलमानों से और इस्लाम फॉलो करने वाले से, वो जाकर उस आदमी से ताबीज़ बनवाएगा। हाँ वो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना विक्रम जी कि उसका अकीदा था उस बुजुर्ग में, उस चचा में, कि इसका इल्म उसको कहीं कहीं जो है वो मदद कर सकता है। कैसे बोल सकती हैं? ये सवाल मुझसे है। वो सलमान भाई आप भी जानते हैं कितने लोग हैं जो ताबीज बनाने वाले इस्लाम में उनको माना जाता है। ताबीज बनाना इस्लाम में कहाँ है, मुझे ये बताइए आप। कहाँ है मुझे ये बताइए ना। नहीं मारने की बात नहीं है, विक्रम जी से मैं बात कर रही हूँ सलमान भाई, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी।
मैं कह रही हूँ दाढ़ी काटना गलत है, पर ये मत कहिए ना कि चूंकि वो मुसलमान था उसकी दाढ़ी काट दी, ये मत बोलिए ना। विक्रम जी जवाब दीजिए। रूबिका जी बात बिल्कुल साफ है, जो बात अप्रिय हो तो उसको अगले को बोलने मत दो, और अपने कारखाने में तुर्की की आवाज उसको इतना दबा दो कि कोई बोल ही ना पाए। ये देखिए मेरे 4 वाक्यों में अपने आपका जवाब मैं देता हूं। अगर उसको जरा सा भी भयाक्रांत होता तो ताबीज लेने वहां न जाता। अगर आप वैसे भी देखें, ताबीज वालों की दुकानें 80% हिंदू और बहुसंख्यक लोगों की वजह से चलती हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये ताबीज गंडा ये सब चीजें निहायत वाहियात और फिजूल की चीजें हैं, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भ्रम फैलाने की बात हुई, और दूसरा पुलिस का काम, जो पुलिस का काम था रूबिका जी आपने बिल्कुल सही कहा, दाढ़ी कटी बहुत गलत हुआ, मारपीट हुई उससे भी ज्यादा गलत हुआ, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये बेजा नाजायज और बेहुदा हरकत की है। लेकिन उससे ज्यादा गलत और नाजायज उन्होंने किया जो इसमें सांप्रदायिकता का पुट दे करके इसमें नए आयाम डाल करके किया। मेरी गाजियाबाद पुलिस से ये गुजारिश होगी, उमेद के ऊपर 5 लाख का इनाम करें, जिससे कि उसको जिंदा या मुर्दा दस्तयाब किया जाए। मेरी बातें बुरी लगेगी, मैं आपकी तरह लोकप्रियता लूटने नहीं आया हूं, मैं कानून की बुनियाद की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें, लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके जिन लोगों को बोलना है कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। अग्री करते हैं आप? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को हर चीज की, स्टार्टिंग के वीडियो से लेके लास्ट तक जो उनके बेटे ने बयान दिया उसकी, बाद में जो टीवी रिपोर्ट्स आए उसकी, पेपर में जो छपा उसकी, हर एक पत्रकार को बुला के सबसे पूछ के इंक्वायरी करो आप कि क्या है भाई, सच बताओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप 9 जन के अंदर आप नाम देखिए रूबिका जी, तो 7 जो लोग हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के आरोपी आपने बना दिए उनको, जबकि हजारों की तादाद के अंदर ट्वीट हुए हैं, हजारों के लोगों ने रिट्वीट किया है वीडियो को, मगर नहीं, ये 9 जन के अंदर 2 तो ट्विटर है। चलो बीजेपी की ट्विटर से फाइट है, वो तो चाहते हैं हमारे देश से ट्विटर बैंड हो जाए और हम नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना उसके लेवल के अंदर आके बैठ जाए, ताकि हम ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सके मोदी के खिलाफ। मुझे ये बताइए ना वारिस भाई, वो हमारे देश, आप तो वकील हैं, वो हमारे देश के कानून का पालन नहीं करेगा तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसके आगे नतमस्तक हो जाएगी कि नहीं भैया ट्विटर जी आप अपने पर फैलाते रहिए, हम जो है आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे? अरे देश का कानून जो नहीं मानेगा उसके पर कतरेंगे, क्यों नहीं कतरेंगे? देश के कायदे कानून का तो पालन करना चाहते हैं वो लोग, अगर IT एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मोदी के कानून का पालन नहीं हो रहा है ना। ये लोग चाहते हैं कि ट्विटर को हमारे बस में कर ले, तो क्या करें? आपने जयेश जी बोले बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, बस डिसेंट की आवाज को खत्म करे, संविधान को मार दे। रूबिका जी, रूबिका वारिस भाई जब भी वारिस भाई अब नाम लेते हैं, वारिस भाई सुन लो, वारिस भाई इतनी वारिस भाई सुन लो, मोहब्बत। अब सुनिए वारिस भाई, अकाउंट डिलीट कर दीजिए अपना। वारिस भाई सुन लो, वारिस भाई सुन लो, ट्विटर कंगना रनौत का ट्विटर को सस्पेंड करता, कंगना रनौत के, राणा अयूब को ट्विटर को सस्पेंड क्यों नहीं करता अगर दोनों झूठे हैं? अरे तो ट्विटर ट्विटर ने कैसे जाना? ट्विटर अगर कहता है कि मैं ये नहीं पता करूंगा कि ये सच है या झूठ है, लेकिन ये पोस्ट जो है ये सांप्रदायिक तनाव फैलाती है तो मैं इसको नहीं सस्पेंड कर दूंगा, तो सबके साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन एक तरफा और ट्विटर, एक बात बता दूं वारिस पठान, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर की एक गुंडागर्दी चलने वाली है नहीं, ट्विटर की एक गुंडागर्दी चलने वाली है नहीं, देसी प्लेटफॉर्म आ रहा है, देसी प्लेटफॉर्म आ चुका है। ट्विटर को ऐसा जवाब मिलने वाला है कि नाक रगड़ेगा अभी यहाँ पर, वो अभी नाक रगड़ने वाला है वो यहाँ पर। यहाँ के कानूनों का जो उल्लंघन करेगा ना, नाक रगड़ेगा ट्विटर यहाँ पर। हमारे IT मिनिस्टर रवि प्रसाद, हमारे कानून मंत्री है रवि प्रसाद साहब का एक 4 साल पहले का ट्वीट आप देखिए, खूब ट्विटर की जम के तारीफ की है, मोदी साहब की जम की तारीफ की है। उनके खिलाफ डिसेंट होना तो नहीं है ना, ट्विटर के प्रति कोई बहस तो नहीं है ना, तो ट्विटर से कोई पर्सनल खुंदक तो नहीं है ना, ट्विटर के खिलाफ कोई पर्सनल खुंदक नहीं है ना, इसका मतलब ये तो क्लियर है, इसका मतलब आप ही कह रहे हैं, तो ट्विटर के खिलाफ कोई पर्सनल खुंदक नहीं है। विजय अवस्थी के लॉजिक में दम है, तो इसका मतलब ये है ना कि रविशंकर प्रसाद को पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं थे ट्विटर से, आपने कानून का पालन नहीं किया तो उस हिसाब से आपको बकायदा उसका भुगतान करना पड़ेगा।
अभी कुछ दिनों पहले अगर उन्होंने तारीफ की ट्विटर की तो मतलब वो अच्छा काम कर रहा था, अब बुरा काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ऐसे ही तो चलता है देश। बीजेपी की तारीफ करेगा तो अच्छा है, सबके ट्विटर जब दूसरे वाले कंपटीशन वाले के डिक्लेयर कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। भाजपा के अगेंस्ट जो बोलेगा तो ट्विटर खराब, मोदी के अगेंस्ट बोलेगा तो ट्विटर खराब। भाजपा के अगेंस्ट आपको पूरा देश ही अगर भाजपा लग रहा है तो फिर इसमें किसकी गलती है, मुझे ये बताइए। हम तो संविधान में चलना चाह रहे हैं लेकिन भाजपा तो संविधान देश है, देश संविधान है, और अगर कोई बाहर की कंपनी देश के संविधान में मौजूद कानून का पालन नहीं करेगा तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? वो परकटी चिड़िया के साथ खड़े रहेंगे या आप देश के साथ खड़े रहेंगे? हमेशा से संविधान दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि ट्विटर को पालन करना होगा, कहा था कि नहीं कहा था? करेगा ना, अरे ट्विटर तो पालन कर ही रहा है लेकिन इनकी जबरदस्ती ट्विटर पे शायद नहीं चलेगा। मुझे ये बताइए। अरे साहब ट्विटर ने तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट को खारिज कर दिया था। ये तो तीन अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की ट्विटर ने, मुझे ये बताइए। फर्जी वीडियो था तो ट्विटर ने क्यों नहीं हटाया, मुझे बताइए। आप ट्विटर के वकील बन रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपको मुल्क के देश के संविधान के वकील बनिए और आप ट्विटर के वकील बन रहे हैं। आप ट्विटर के खिलाफ आपने केस तो कर सलमान दिया भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सलमान निजामी, आप ट्विटर के खिलाफ ट्विटर जवाब देगा उसका। हाँ तो आप ट्विटर तो आप काहे पक्षकार बन रहे हैं? रुक जाइए, ट्विटर को करने दीजिए, देखते हैं कौन सही कौन गलत। हाँ सलमान भाई, देखिए आपने इस्लामोफोबिया की बात की, जी मैं बोलूं, जैसे वारिस भाई ने बोला कि जब देश के रिप्यूटेड न्यूज़पेपर चैनल जो है ये खबर छापते हैं कि वहाँ जय श्री राम की वजह से उसको पिटाई की गई, सब लोगों ने कंडेम किया, लेकिन एफआईआर में सलमान निजामी, राना अयूब, बाकी सिर्फ मुसलमान क्यों है उसे मेंशन? मुसलमान हो गया, अब गलत काम किया, आपके ऊपर केस दर्ज कर लिया तो मुसलमान हो गया। इसमें देश के सब लोगों ने कंडेम किया है, सिर्फ पर्टिकुलर चुन के एफआईआर जो है हम लोग नहीं, आप गलत काम करेंगे और उसके खिलाफ आप पर कार्रवाई होगी तो आप कहेंगे हाय मैं बेचारा मुसलमान, देखो मुझ पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि मैं माइनॉरिटी का हूँ, ओहो देखो मेरे आंसू, देखो मेरे टेसू, मैं इसलिए यहाँ पर पकड़ा जा रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हाय मैं बेचारा मुसलमान, हाय मैं बेचारा मजलूम मुसलमान। ये मोदी को देखिए, देखिए कैसे मुसलमान, अरे गलत काम करेंगे तो क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके सब जाएंगे, नपेंगे सबके सब। खबर चलाई उसने एफआईआर क्यों नहीं किया? हाँ आप ये बात कहिए ना, पर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इसलिए ये लोग कूदे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? वाह भाई सलमान निजामी, देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। अनुराग जी, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है। जब भी कोई मुद्दा होता है तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है, तबलीगी जमात को हर एक मुद्दे में मुसलमानों को जो है। देखिए एक बात तो रूबिका जी आप भी जानती हो सकता है भले बोले नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक जाति धर्म का मुद्दा है। जी अनुराग जी, देखिए रूबिका जी, आप माने या नहीं माने, बोले या नहीं बोले, यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं और जितना व्यूअर इस देश में सुन रहा है सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है, इससे ज्यादा उनके पास कोई राजनीति होनी। अगर अच्छी राजनीति कर रहे होते तो आज देश के विकास की बात करते ना, जीडीपी -7 पे थोड़ी हो जाती है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, कहाँ चलेगी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? में पूछना चाहता हूँ देश को 7 सालों में। मैं एक फोटो आपको भेज दूं, आज मैं देख रहा था एक छोटा बच्चा टायर लेके साइकिल के टायर से खेल रहा था। ये 70 साल पहले भी टायर से खेलता था बच्चा, आज भी उसी से खेल रहा है। इसके मतलब आपने कोई परिवर्तन किसी की जिंदगी में किया नहीं है। गरीबी और आप नीचे लेके चले गए। सपने दिखाए थे हम आएंगे नया भारत, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर, पता नहीं क्या क्या सपने, बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी, टोक्यो, क्या क्या बनाने वाले थे, क्या कर दिया आपने हमारे देश को उस हालत में ले जाके आपने पहुंचा दिया कि 24 घंटा देश सिर्फ नफरत की राजनीति में आपने झोंक दिया जाके। अगर आपने सही मान में विकास किया होता तो आज ऑक्सीजन की कमी पड़ती। इस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, उस ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो जाती है। पार्टी चिन्ह से टायर निकाल कर खेल रहे थे, उस तस्वीर पर ज्यादा दुख है रूबिका जी, या सपने पूरे ना होने पर दुख है? रूबिका जी दुख इस बात पे है कि बच्चे के सपने पूरे ना होने पे सोचिए आप। वो बीजेपी की सरकार, उस बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चे के सपना तो कुछ नया होना चाहिए ना।
जैसे मोदी जी ने तो सबने दिखाई है ना। ये उम्मीद पहलवान को समझाइए ना, रुबिका जी, उम्मीद पहलवान को समझाइए ना। रुबिका जी, अब सुन लीजिए ना, रुबिका जी, क्रिकेट के मैच में 2 लोग मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, 2 लोग मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन और श्रीसंत। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि चूंकि मैं माइनॉरिटी से हूं, अल्पसंख्यक हूं, इसलिए मुझे फंसाया गया है। श्रीसंत के पास कुछ नहीं था, श्रीसंत के पास बैन लगा, प्रतिबंध लगा। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का है ना, ये सलमान निजामी, अनुराग भदौरिया, ये छोड़ दो। ये देश अब उससे बाहर निकल चुका है। अब ये जमाना नया है। अब ये तुम्हारे नहीं आता, तुम्हारे कहने में नहीं आता, इसीलिए तुम्हारा हाल किया जनता ने। आपको अपनी साइकिल चलानी है कि मुसलमानों की मदद करनी है? मैं आपको सीरियसली बताती हूँ एक बात, सलमान भाई, वारिस भाई, अनुराग भदौरिया, मुसलमानों की आपको मदद करनी है ना, तो उनको डरा कर रखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं कि वो बराबर हैं, वो इस देश के उतने ही हकदार हैं जितने बाकी लोग हैं, तो उसमें फिर ये माइनॉरिटी कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, इस्लामोफोबिया वाला कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। अगर विवाद है 2 लोगों में और एक की पिटाई हुई है, तो ये मत कहिए कि वो मुसलमान है इसलिए पिटाई हुई है। कानून के हिसाब से करने दीजिए, वरना मुसलमान जहां था वहीं रह जाए। कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कोरोना वैक्सीन की 1 डोज ले ली है। राहुल गांधी कोरोना से पूरी तरह से ठीक होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर टीका लेंगे। इससे पहले बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे थे कि गांधी परिवार के लोगों ने टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया, इसकी जानकारी साझा क्यों नहीं करते हैं। और अब रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सफाई, सोनिया गांधी ने 2 डोज ले ली है, प्रियंका गांधी ने 1 और राहुल गांधी डॉक्टर की सलाह के बाद वैक्सीन लेंगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अब लगवा दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।